लोग कहते हैं असली अमिताभ बच्चन को कोई नहीं जानता। कभी उनके अंदर लावा उबलता रहता है तो कभी वे नपे तुले शब्दों में खामोशी से बात करते हैं, कभी चुपके चुपके से हंसोड़ हो जाते हैं। अब वे सबसे चमकदार, सर्वाधिक प्रिय और विनम्र बुजुर्ग की तरह तारीफों का बौछारों के बीच शान से सबसे ऊंचे अदाकार की तरह खड़े हैं। वे चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, च्यवनप्राश, केश तेल, सूट या दीवारों पर लगे पेंट तक की सिफारिश करते नजर आ सकते हैं। बता दें कि एक दौर ऐसा भी रहा जब अमिताभ बच्चन ने अमीर दिखने के लिए दोस्तों से उनके घर में गाड़ियां खड़ी रखने के लिए कहा था। अमिताभ बच्चन ये नाम जिंदा दिली का दूसरा नाम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 27 साल की उम्र में बॉलीवुड में कदम रखने वाले महानायक ने अपने करियर और निजी जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। कभी जिंदगी दांव पर लगी तो कभी संपत्ति, लेकिन जितनी बार वे टूटे उतनी ही बार पूरी ताकत से दोबारा उभर कर सामने आए। और आज भी बिग बी देश और दुनिया के करोड़ों लोगों के चहेते हैं। मैं भीतर ही भीतर घुट रहा था। मैंने जब अपना सूरज खूब तेजी से चमकते देखा तब भी उसकी रोशनी में अपना काम रोज की तरह करते रहने का संकल्प बनाए रखा, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास था कि खूब रोशनीदार सूरज के बाद भी शाम आती है और फिर रात का घना अंधेरा भी। इसलिए मैं विचलित नहीं हुआ। रातें सोचने में गुजरती थीं। उन स्थितियों में भी संयम बना रहा। एक घना शून्य कई दिनों तक मुझे डराता रहा। मित्रों ने सलाह दी कि बड़े बड़े अमीरों ने भी ऐसे हालातों में खुद को दिवालिया घोषित किया है और तिनका तिनका जोड़कर खुद को फिर संभाला है, सो तुम भी ऐसा क्यों नहीं कर लेते। लेकिन मेरी आत्मा ऐसा करने को नहीं कहती थी। मैंने इन स्थितियों में भी थोड़ा कर्ज लिया और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा किया, लेकिन इस बात की भनक घर वालों को नहीं लगी। टीवी वाले मेरे घर की नीलामी होने का समाचार पाकर अपना कैमरा लेकर घर के बाहर आ गए। मना किया तो कुछ लोग कहने लगे कि आप यहाँ से फ़ोटो नहीं लेने देंगे तो पड़ोस की छत से ले लेंगे। मैंने अपने घर और आसपास की मरम्मत कराई, मेन गेट बदलवाया और अपने मित्रों से कहा कि वे अपनी गाड़ियाँ मेरे पोर्टिको में पार्क कर दिया करें, ताकि लोगों को लगे कि मेरे पास गाड़ियों का काफिला पहले की ही तरह है। ये अमिताभ बच्चन ने सारी कहानी खुद ही बताई थी। अमिताभ बच्चन की दमदार वापसी के 5 किस्से हैं। 26 जुलाई 1982 को बेंगलुरु में कूली के सेट पर वो घायल हुए थे। 3 दिन गंभीर चोट और दर्द की कश्मकश के बीच जब चौथे दिन अमिताभ कोमा में चले गए तब डॉक्टर्स ने उन्हें मुंबई शिफ्ट किया। उस दिन हॉस्पिटल के अंदर और बाहर लोग दुआएं कर रहे थे, जिस कारण अमिताभ को दोबारा जीवन मिला। तब से हर साल अमिताभ 2 अगस्त के दिन अपना दूसरा जन्मदिन मनाते हैं। अगस्त 1982 में मुंबई का ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल अमिताभ बच्चन लगभग मौत के मुंह में जा चुके थे। बेंगलुरु में मुंबई लाते वक्त अमिताभ के पेट में लगे टाँके खुल गए और उनकी कंडीशन बेहद ख़राब हो गई। ब्रिज कैंडी में डॉक्टर्स ने अमिताभ का दोबारा ऑपरेशन किया। यह ऑपरेशन करीब 8 घंटे चला। ऑपरेशन वाले दिन ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल रेलवे स्टेशन की तरह लग रहा था। हॉस्पिटल के 2nd फ्लोर पर बने आईसीयू में अमिताभ बच्चन को लाया गया। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर होने के बावजूद डॉक्टर्स लगभग नाउम्मीद हो चुके थे कि वो अब बचेंगे भी। जया आईसीयू के बाहर खड़ी थी। डॉक्टर निराश होकर बाहर आने लगे। तभी जया को अमिताभ के पैरों में हरकत दिखाई दी। जया ने चिल्लाते हुए डॉक्टर से कहा, मैंने इनके पैरों को हिलते देखा है, आप एक बार फिर से चेक कीजिए। इसके बाद अमिताभ को एक इंजेक्शन दिया गया। तब जाकर उनकी सांसें लौटी और धीरे धीरे वे रिकवर करने लगे। 24 सितंबर को उन्हें डिस्चार्ज किया गया। वापसी के बाद अमिताभ ने फिर से कई सुपरहिट फिल्में दी और 1996 में उन्होंने अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड की शुरुआत की।
एबीसीएल का लक्ष्य 1000 करोड़ की कंपनी बनाना था, लेकिन इस बैनर की पहली फिल्म ही बुरी तरह पिट गई। बाद में फिल्में भी कुछ कमाल नहीं कर पाईं। कंपनी ने बेंगलुरु में हुए मिस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इवेंट मैनेजमेंट का जिम्मा लिया, जिसमें हाईली पेड लोग रखे गए और करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इवेंट से कोई कमाई नहीं हुई, उल्टा बिग बी पर कर्ज का बोझ बढ़ गया। उनकी कंपनी के खिलाफ कई कानूनी मामले दर्ज हुए। बैंक ने लोन वसूली के लिए उन्हें ढेरों नोटिस भेजे। बिग बी को अपना बंगला, प्रतीक्षा और जलसा तक गिरवी रखने पड़े। जनवरी 2013 में दिए एक इंटरव्यू में अमिताभ ने कहा था, मैं कभी नहीं भूल सकता कि कैसे देनदार मेरे दरवाजे पर आकर गालियाँ और धमकी देकर अपना पैसा मांगते थे। इससे भी बदतर यह था कि वे हमारे घर प्रतीक्षा की कुर्की के लिए आ गए थे। यह मेरे 44 साल के करियर का सबसे बुरा दौर था। इसने मुझे बैठकर सोचने को मजबूर कर दिया। मैंने अपने ऑप्शंस को देखा और सभी पहलुओं का मूल्यांकन किया। जवाब मिला, मैं जानता हूँ कि एक्टिंग कैसे करते हैं। इसके बाद मैं यश जी के पास गया, जो घर के पीछे ही रहते थे। मैंने उनसे काम की गुहार लगाई और उन्होंने मुझे मोहब्बतें में साइन कर लिया। अमिताभ ने कहा था, मैं केबीसी के कंट्रीब्यूशन को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। यह ऐसे वक्त में मेरे पास आया जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। यह बूस्टर शॉट की तरह था। फिर चाहे पर्सनली हो या प्रोफेशनली, दोनों ही तरीके से ही यह मेरे लिए कैटलिस्ट बनकर आया। यकीन मानिए, इसने सभी के पैसे चुकाने में मेरी बहुत मदद की। यह वह ऋण है जिसे मैं कभी भुला नहीं सकता। बच्चन परिवार और गांधी परिवार के बीच दोस्ती हरिवंश राय बच्चन और जवाहरलाल नेहरू के समय से ही चली आ रही थी। नेहरू जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हरिवंश राय बच्चन विदेश मंत्रालय में बतौर हिंदी अधिकारी काम करते थे। इसके बाद इस दोस्ती को अमिताभ बच्चन ने आगे बढ़ाया। अमिताभ ने एक बार बताया था कि जब वे 4 साल के और राजीव 2 साल के थे, तब से उनकी दोस्ती चली आ रही है। अमिताभ के गांधी परिवार के ऐसे रिश्ते थे कि एक ज़माने में उन्हें इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहा जाने लगा था। इंदिरा जी की हत्या के बाद राजीव गांधी के कहने पर अमिताभ ने 1984 में इलाहाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीते, लेकिन 3 साल बाद ही सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल राजीव की सरकार में बोफोर्स घोटाला हुआ, जिसमें अमिताभ और उनके भाई अजिताभ का नाम भी आया। इस वजह से अमिताभ ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि इसके खिलाफ अमिताभ ब्रिटेन की अदालत में गए और मुकदमा जीता, लेकिन इस घोटाले की वजह से दोनों परिवारों के बीच दरार पड़ गई। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद गांधी परिवार को महसूस हुआ कि बच्चन परिवार ने उन्हें मुश्किल दौर में अकेले छोड़ दिया, जबकि बच्चन परिवार का कहना था कि गांधी परिवार ने उन्हें राजनीति में लाकर बीच में छोड़ दिया। कहा यह भी जाता है कि जब अमिताभ की कंपनी एबीसीएल मुश्किल दौर में थी, तब भी गांधी परिवार ने उनकी कोई मदद नहीं की थी। इसी दौरान अमर सिंह ने बच्चन परिवार की मदद की, जिसके बाद बच्चन परिवार की नज़दीकियां समाजवादी पार्टी से बढ़ने लगी और जया बच्चन ने सपा के टिकट से चुनाव लड़ा। एक बार अमिताभ ने ये भी कहा था, गांधी परिवार राजा है और हम रंक। हालांकि दोनों ही परिवारों ने इस पर कभी खुलकर कोई बात नहीं की है। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग के जरिए बोफोर्स मामले पर चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने लिखा कि जब उन पर और उनकी फैमिली पर बोफोर्स घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे, तब उनकी इमेज पर ही सवाल उठ गए थे। बिग बी ने लिखा कि बेगुनाह होने के बावजूद उन्हें इस घोटाले के दर्द से उबरने में 25 साल लग गए। अमिताभ ने ब्लॉग में यह भी लिखा, जब बोफोर्स घोटाले में मेरे परिवार और मुझ पर आरोप लगे तो हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को काले स्याह रंगों में पेश किया गया। 25 साल बाद प्रोसिक्यूटर सच को सामने लेकर आए। तकनीकी के इस दौर में आरोप लगाना आसान है, लोग फैक्ट्स चेक करना ही नहीं चाहते, जबकि ऐसी कंट्रोवर्सी तेज़ी से फैलती है।
इसमें तमाम आरोप लगाए जाते हैं। ऐसे तूफान उठते हैं कि दिखाई देना बंद हो जाता है और ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि आपकी शराफत का बेस ही ख़त्म हो जाता है। उन्होंने आगे लिखा है कि स्वीडन के विसल ब्लोअर ने मुझे 2012 में क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन लंबे वक्त तक मुझे झूठ और धोखे के बोझ को सहना पड़ा था। जब इस बात का खुलासा हुआ तो उन्होंने मेरा रिएक्शन मांगा। मैं क्या रिएक्शन देता? कोई क्या कहता? क्या 25 साल के मेरे दर्द को कम किया जा सकता है? क्या मेरी मानहानि के बदरंग रंगों को मिटाया जा सकता है? इस मामले के और इस तरीके से बड़ी मुश्किलों से इस आरोप से भी अमिताभ बच्चन किसी तरह उभरे। अगला मुश्किल दौर उनके सामने फिर आया। कहा जाता है कि अभिनय की दुनिया में बाप की छाया बड़ी हो तो बेटे की परछाई तक गुम हो जाती है। अभिषेक के साथ भी यही हुआ। अमिताभ जब इंडस्ट्री में 3 दशक तक राज किए थे, तब साल 2000 में बेटे अभिषेक ने एंट्री की, लेकिन पता नहीं क्यों शुरू से ही अभिषेक में स्टार मटेरियल वाली बात दर्शकों को नहीं दिखी। रिफ्यूजी से डेब्यू करने वाले अभिषेक ने हर संभव कोशिश की, लेकिन वे कपूर खानदान जैसे अभिनय परंपरा बच्चन फैमिली में आगे बढ़ाने में बहुत सफल नहीं थे। उनके साथ इस फिल्म से ही करीना ने भी डेब्यू किया था और दोनों की तुलना करें तो आज करीना की अपनी पहचान है, पर अभिषेक जूझ ही रहे हैं। अब तक अभिषेक 35 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन 4-5 फिल्मों को छोड़ दिया जाए तो अभिषेक के नाम कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है। जिन फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर कमाल भी किया है वे या तो मल्टी स्टारर रहीं। ऐसे में अभिषेक अपने फिल्मी करियर में कोई भी बड़ी हिट फिल्म अभी तक नहीं दे सके हैं। हालांकि इसके उलट इसी दौरान अमिताभ ने हर मौक़ों को बुनाया और हर मोर्चे फतह किए। तमाम संकटों और कटाक्षों के बीच उन्होंने किसी भी काम से गुरेज नहीं किया। मोहब्बतें से शुरू हुई दूसरी पारी में बागवान, पीकू, पिंक, सरकार, भूतनाथ, 102, नॉट आउट जैसी सफल फिल्मों के बाद अब ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में एक प्रभावी भूमिका में दिखेंगे। इसके बाद वे चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, च्यवनप्राश और दीवारों पर लगने वाले पेंट तक की सिफारिश करते नजर आते थे। उन्होंने अभिषेक के करियर को भी स्पोर्टर्स फ्रेंचाइजी की तरफ मोड़ दिया है ताकि वे कुछ नया हासिल कर सकें। कुल मिलाकर अमिताभ ने बेटे की असफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और अपनी मेहनत से आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। फ्रेंड्स, ऐसे ही फिल्मी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।